अगर मुंबई की किसी बहुत बिजी सड़क पर खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें ना, तो मतलब एक 27 मंजिला कांच और स्टील का महल दिखाई देता है। हाँ, एंटीलिया की बात करें आप। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग या कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। ये लिटरली सिर्फ एक परिवार का प्राइवेट घर है। हाँ। मतलब एक ऐसा घर जिसमें कई हेलीपैड हैं, हवा में झूलते हुए बगीचे हैं। और मुंबई की उस भीषण गर्मी से बचने के लिए एक पूरा स्नो रूम भी है उसमें। एग्जैक्टली एक स्नो रूम। लेकिन जब नजरें उस गगनचुंबी इमारत से नीचे जमीन की तरफ आती हैं, हाँ। तो नजारा एकदम से बदल जाता है। हाँ, और ये बहुत ही कठोर सच्चाई है। ठीक उसी भव्य इमारत के साये में नीली तिरपाल से ढकी झुग्गियों का एक ऐसा समुंदर दिखाई देता है जिसका शायद कोई अंत नजर नहीं आता। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जहां रोजमर्रा की जिंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जहां पीने के साफ पानी या कह लें बुनियादी स्वच्छता के लिए भी हर सुबह एक नई जंग लड़नी पड़ती है। तो मतलब ये जो विरोधाभास है ना, ये दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। बिल्कुल। एक तरफ दुनिया की सबसे चकाचौंध करने वाली दौलत और दूसरी तरफ ऐसी गरीबी जो इंसान को अंदर तक झकझोर दे। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम जेम्स क्रैबट्री की किताब द बिलियनेयर राज के जरिए इसी आर्थिक विरोधाभास को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी किताब है। हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। हमें बस गहराई से ये समझना है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में जो ये अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा है, उसने कैसे काम किया। मतलब कैसे इसने एक तरफ दुनिया के कुछ सबसे अमीर अरबपतियों को जन्म दिया और दूसरी तरफ असमानता की एक इतनी गहरी खाई खोद दी। बिल्कुल। और यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या कोई मॉरल जजमेंट पास करना नहीं है। एकदम सही बात है। जो लोग आज ये डीप डाइव सुन रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि हम सिर्फ एक निष्पक्ष विश्लेषणात्मक लेंस से उन आर्थिक नीतियों और ऐतिहासिक बदलावों को समझने की कोशिश करें जो लेखक ने अपनी रिसर्च में सामने रखे हैं। राइट, क्योंकि किसी भी देश का इकोनॉमिक लैंडस्केप रातों रात तो बदलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे दशकों लंबी नीतियां होती हैं और व्यवस्थाओं के काम करने का एक पूरा का पूरा तंत्र होता है। तो चलिए इस तंत्र को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। वर्तमान की इस बेतहाशा दौलत की जड़ों को खोजने के लिए हमें 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण से पहले के दौर में जाना होगा। हाँ, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में लाइसेंस राज कहा जाता था। एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये समझना जरूरी है कि लाइसेंस राज असल में काम कैसे करता था। अगर हम इसके बेसिक मैकेनिज्म को समझें तो लाइसेंस राज एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इकोनॉमी के हर छोटे बड़े हिस्से पर सरकार का बहुत कड़ा कंट्रोल था। मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं। अरे मेरी बिजनेस शुरू करना तो दूर की बात है, ये इस बात को भी कंट्रोल करता था कि कोई कंपनी कितना प्रोडक्शन कर सकती है। अच्छा। हाँ, उदाहरण के लिए अगर किसी के पास स्कूटर बनाने की फैक्ट्री है तो वो अपनी मर्जी से उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता था। वाओ। हर चीज के लिए कोटा तय था। एक छोटी सी मशीन इंपोर्ट करनी हो या अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते थे, दर्जनों अप्रूवल्स और लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम लाल फीताशाही या रेड टेप से जकड़ा हुआ था। बिल्कुल। और देखिए, जब भी किसी व्यवस्था में इतने सारे सरकारी कंट्रोल और रुकावटें होती हैं ना, तो वो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार को जन्म देती ही है। सही बात है। उस समय का मूल उद्देश्य तो ये था कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और संसाधनों का समान वितरण हो, लेकिन जमीनी हकीकत में इसने इनएफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। मतलब जो लोग सिस्टम को मैनेज कर सकते थे वही सर्वाइव करते थे। एग्जैक्टली। जो लोग सरकारी अधिकारियों से नजदीकियां बना सकते थे, केवल वही व्यापार में टिके रह सकते थे। और फिर आता है 1991 का साल, जो भारत के आर्थिक इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ बिल्कुल। उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसा ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव लेकर आते हैं जिसने पुरानी व्यवस्था की जंजीरों को एकदम तोड़ दिया। विदेशी निवेश यानी एफटीआई के लिए दरवाजे खुल गए और बाजार को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। तो चलिए इस बात को थोड़ा खुलकर देखते हैं। मैं ना इसे एक विशाल बांध के रूप में देखता हूँ। अच्छा, कैसे? मतलब दशकों से लाइसेंस राज नाम के इस भारी भरकम बांध ने भारत की आर्थिक क्षमता और टैलेंट के पानी को रोक रखा था, और 1991 में अचानक इस बांध के दरवाजे खोल दिए गए। वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इस बांध का पानी सभी के खेतों तक पहुंचा
या इसने सिर्फ कुछ बड़े और गहरे जलाशयों को ही भरा जिन्हें आज हम अरबपतियों के रूप में देखते हैं? ये सवाल बहुत ही वैलिड है और आपका ये बांध का उदाहरण इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक बैठता है। देखिए, पानी का बहाव तो बहुत तेज था और उससे अर्थव्यवस्था की जमीन हरी भरी भी हुई, जीडीपी बढ़ने लगी। राइट। लेकिन पानी स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा वहां इकट्ठा हुआ जहां नहरें और जलाशय पहले से ही बहुत गहरे खोदे गए थे। अच्छा, मतलब जो लोग पहले से ही सिस्टम में बहुत रसूख रखते थे? जी हाँ। लाइसेंस राज के दौरान जिन बड़े व्यापारिक घरानों ने दशकों तक राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स मजबूत किए थे, उन्हें सिस्टम की कमियों की बहुत अच्छी समझ थी। ओहो। तो जैसे ही उदारीकरण का पानी छूटा, वो सारा पैसा सीधा उनके सिस्टम में चला गया। मुकेश अंबानी और अजीम प्रेमजी जैसे नाम इसी दौर में तेजी से उभरे। उन्होंने बहुत तेजी से नई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प घटना हुई उस वक्त। वो क्या? कुछ ऐसे नए सेक्टर्स भी उभरे जो इस पुरानी व्यवस्था के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थे, जैसे कि अपना आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है आईटी सेक्टर उस समय सरकार की रडार पर ज्यादा था ही नहीं, राइट? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कारण था उनकी सक्सेस का। 90 के दशक की शुरुआत में सरकार को सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज की बहुत ज्यादा समझ नहीं थी। उन्हें लगा होगा ये कोई छोटी मोटी चीज है। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने इस पर भारी नियम या रेगुलेशंस नहीं थोपे और उसी वक्त दुनिया भर में आउटसोर्सिंग की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। राइट। और इसी फ्री माहौल ने बैंगलोर जैसे शहरों को अचानक से एक ग्लोबल टेक हब में बदल दिया। इसी तरह फार्मा सेक्टर में भी सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियों ने ग्लोबली अपने पंख फैलाए। तो बेसिकली एक तरफ पुरानी व्यवस्था के माहिर खिलाड़ी थे जैसे रिलायंस, और दूसरी तरफ नई इकोनॉमी के ये उभरते सितारे। उदारीकरण ने सच में एक बंद अर्थव्यवस्था को एक पावर हाउस में बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इकोनॉमी दौड़ने लगी ना, तो जो दौलत बननी शुरू हुई वो सिर्फ स्विस बैंक के खातों या शेयर बाजार के चार्ट्स तक सीमित नहीं रही। हाँ, उसका असर सड़कों पे दिखने लगा था। बिल्कुल। इस नई दौलत ने भारत के शहरों का भूगोल और समाज का नजारा पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। हमने शुरुआत में ही एंटीलिया का जिक्र किया था, वो 27 मंजिला प्राइवेट घर। जी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर हम अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो कोई एक ही शहर में जहां लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के बिना झुग्गियों में रहते हैं, वहां इतना पैसा महज एक घर पर क्यों खर्च करेगा? ये बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब क्या ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है या इसके पीछे सच में कोई और बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इसे अर्थशास्त्र और सोशियोलॉजी की भाषा में सोशल सिग्नलिंग कहा जाता है। सोशल सिग्नलिंग मतलब दिखावा करना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल दिखावा नहीं है। आम इंसान की नज़र में ये पैसे की बर्बादी लग सकती है, लेकिन एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये पावर और रुतबे का एक बहुत बड़ा टूल है। अच्छा। एंटीलिया जैसी इमारतें महज रहने की जगह नहीं होती, वे सोसाइटी के रिसोर्सेज पर कंट्रोल का एक विजिबल सिंबल होती हैं। तो क्या इसका सीधा असर उनके व्यापार पर भी पड़ता है, मतलब फाइनेंशियली? मैसेज होता है हम इतने बड़े हैं कि हम कभी डूब नहीं सकते, जिसे इंग्लिश में टू बिग टू फेल कहते हैं। ओह वाओ। ये चीज बैंकों को आश्वस्त करती है कि इस व्यक्ति को हजारों करोड़ का लोन देना बिल्कुल सेफ है। राइट। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतता है और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको डराता है। तो ये सिर्फ विलासिता नहीं है, ये अपनी पावर और हैसियत का एक जीता जागता विज्ञापन है। यार, ये नजरिया वाकई बहुत चौंकाने वाला है जी। और जहां तक मैंने पढ़ा है, ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ बड़ी इमारतों या प्राइवेट जेट्स तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब इस बात पर भी काफी फोकस करती है कि कैसे ये अति अमीर लोग मीडिया और परोपकार यानी फिलैंथ्रोपी का इस्तेमाल अपने हक में करते हैं। अब दान देना तो एक अच्छी बात है ना, तो क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा तंत्र काम करता है? देखिए, दान देना निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में वेल्थ कुछ ही हाथों में सिमट जाती है ना, तो परोपकार भी अपनी एक सोशल लेगेसी और पब्लिक ओपिनियन बनाने का हिस्सा बन जाता है। मतलब अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करना? एक तरह से, हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल टूल है मीडिया आउटलेट्स पर कंट्रोल होना। आज के समय में आप देखेंगे कि कई बड़े अरबपतियों का प्रमुख न्यूज चैनल्स या अखबारों में मालिकाना हक है या उनका बहुत बड़ा स्टेक है। तो इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि देश में कौन सी खबरें दिखाई जाएंगी और कौन सी एकदम दबा दी जाएंगी। सटीक तौर पर लेखक इसे एक तरह का डिफेंसिव आर्मर या सुरक्षा कवच मानते हैं। अगर कोई बड़ा व्यापारिक घराना किसी मीडिया हाउस का मालिक है
तो इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि उस मीडिया हाउस पर उस घराने के बिजनेस स्कैम्स या पर्यावरण नियमों को तोड़ने की कोई प्राइम टाइम डिबेट हो। ऑब्वियसली वो खुद के खिलाफ तो खबर चलाएंगे नहीं। बिल्कुल। जब आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं तो आप पूरा का पूरा पॉलिटिकल और कल्चरल नैरेटिव अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखते हैं। वाओ। और यहीं से मुझे लगता है हम उस धुंधले और खतरनाक इलाके में एंटर करते हैं जहां बिजनेस, सरकारी नीतियां और पॉलिटिक्स एकदम आपस में उलझ जाते हैं। हाँ, और यही इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब इतनी विशाल दौलत और पावर कुछ हाथों में सिमट जाती है तो सिस्टम में नेचुरली भ्रष्टाचार पनपने लगता है। और ये हमें भारत के आर्थिक विकास के एक बहुत ही गंभीर टॉपिक की तरफ ले जाता है जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। जी, क्रोनी कैपिटलिज्म या सांठ-गांठ वाला पूंजीवाद। राइट। हम सब ने न्यूज में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले या कोलगेट यानी कोयला आवंटन घोटाले का नाम तो सुना ही है, लेकिन मैं इसके असली मैकेनिज्म को समझना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र के नजरिए से इसका सबसे बड़ा नुकसान देश को क्या होता है? इसे गहराई से समझने के लिए हमें इन घोटालों की वर्किंग को देखना होगा। 2G स्पेक्ट्रम का ही उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रम हवा में मौजूद वो अदृश्य रेडियो वेव्स हैं जिनका इस्तेमाल हम मोबाइल नेटवर्क के लिए करते हैं। और ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश का एक पब्लिक रिसोर्स है। तो नियम के हिसाब से इसे एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन या नीलामी के जरिए उस कंपनी को बेचा जाना चाहिए था जो सबसे ज्यादा बोली लगाए, जिससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले। राइट। बिल्कुल। लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत असल में क्या हुआ, बाजार भाव पर बेचने के बजाय ये अमूल्य रिसोर्स एकदम कौड़ियों के दाम पर उन चुनिंदा कंपनियों को दे दिया गया जिनकी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ अच्छी सेटिंग थी। तो मतलब ये महज कोई सूटकेस वाली रिश्वत का मामला नहीं था, ये तो पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का मामला था। एग्जैक्टली। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मोनोपोली का गेम खेल रहे हो। वो बोर्ड गेम। हाँ, लेकिन ये मोनोपोली का खेल पूरी तरह से फिक्स्ड है। अच्छा। मतलब किसी एक प्लेयर को बैंक की तरफ से मुफ्त में सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस प्लेयर की बैंकर के साथ बहुत पक्की दोस्ती है। और बाकी के खिलाड़ी जो बेचारे ईमानदारी से पासा फेंक रहे हैं, उनके पास जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो आपके मोनोपोली का उदाहरण जमीनी हकीकत को एकदम परफेक्टली बयान करता है। जब स्पेक्ट्रम या कोयला खदानें औने पौने दाम पर बेची जाती हैं तो देश के खजाने को लिटरली अरबों डॉलर का नुकसान होता है। और ये वो पैसा है जिससे आम जनता के लिए स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। बिल्कुल। हजारों नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं। लेकिन इसका एक और बहुत भयानक रिजल्ट है जो अक्सर पब्लिक डिबेट से गायब रहता है। वो क्या? वो है इनोवेशन या नवाचार की मौत। इनोवेशन की मौत? वो कैसे? आप खुद सोचिए, जब बिजनेस में सक्सेस इस बात पे डिपेंड करने लगे कि आपकी सरकारी दफ्तरों में कितनी पहुंच है, ना कि इस बात पर कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो सच्ची प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। ओह, आई सी। कोई भी कंपनी अपने रिसर्च या डेवलपमेंट पर पैसा क्यों खर्च करेगी, वो कस्टमर को बेहतर सर्विस क्यों देगी, जब उसे पता है कि वो महज किसी मंत्री को रिश्वत देकर अपने कॉम्पिटिटर को बाजार से बाहर करवा सकती है। बात तो सही है। क्रोनी कैपिटलिज्म बाजार को एकदम खोखला कर देता है। ये तो वाकई बहुत डरावनी तस्वीर है। और मुझे लगता है इस साठ-गांठ वाले पूंजीवाद और ये जो सट्टेबाजी का खेल है, इसका सबसे सीधा असर अगर कहीं दिखा तो वो हमारे शहरों के नक्शे पर था। हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट उदारीकरण के बाद मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में भारी अर्बनाइजेशन हुआ। लाखों लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भागे। उन्हें रहने के लिए ऑब्वियसली किफायती घरों की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त ये जो बड़े बड़े डेवलपर्स थे वो क्या कर रहे थे? डेवलपर्स पूरी तरह से एक अलग ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। उन्होंने मिडिल क्लास या गरीब लोगों के लिए किफायती घरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो वो बना क्या रहे थे? उन्होंने एक अंधी दौड़ शुरू कर दी, लग्जरी अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मॉल्स और चमचमाते ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने की। अच्छा, लेकिन इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? उन्हें ये करने की ताकत मिली आसानी से मिलने वाले कर्ज से, जिसे हम इजी क्रेडिट कहते हैं। मतलब बैंकों ने बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के बिल्डरों को अंधा पैसा देना शुरू कर दिया था। जी हाँ, उस समय अर्थव्यवस्था में एक अजीब सा ऑप्टिमिज्म था। बैंकों को लगा कि यार रियल एस्टेट तो कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता, प्रॉपर्टी के रेट तो हमेशा ऊपर ही जाएंगे। ये तो क्लासिक बबल वाली सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल। और यहीं पर सट्टेबाजी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया।
डेवलपर्स दरअसल आम इंसान के रहने के लिए घर बना ही नहीं रहे थे। तो किसके लिए बना रहे थे? वे इन्वेस्टर्स के लिए एक एसेट बना रहे थे। बड़े बड़े अरबपति इन्वेस्टर्स इन लग्जरी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे थे, सिर्फ ये सोचकर कि प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते ही रहेंगे और बाद में वो इसे भारी मुनाफे पर बेच देंगे। वाह! ये एक ऐसा बाजार बन गया था जो जमीनी हकीकत और असली डिमांड से पूरी तरह कट चुका था। लेकिन देखिए, कोई भी बाजार जो हकीकत से कट गया हो जी, वो बहुत ज्यादा दिन तो हवा में नहीं तैर सकता ना। बिल्कुल नहीं। और जब वो रियल एस्टेट का बुलबुला फूटा जी, तो मुझे लगता है उसने पूरी इकोनॉमी की चूल्हे हिला दी। एकदम सही कह रहे हैं आप। जब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगी और असली जो मिडिल क्लास खरीदार था वो बाजार से बाहर हो गया, तो वो सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स खाली पड़े रहे। सट्टेबाजों ने देखा कि अब प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपना पैसा खींच लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डेवलपर्स अपना कर्ज चुकाने में फेल हो गए, वो दिवालिया होने लगे। और क्योंकि बैंकों का हजारों करोड़ रुपया इन डेवलपर्स के पास फंसा हुआ था, तो इस क्राइसिस ने सीधे पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिट किया। एग्जैक्टली। बैंकों की बैलेंस शीट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से भर गई, जिसे हम डूबा हुआ कर्ज कहते हैं। और फिर शहरों के बीचों बीच वो कंक्रीट के अधूरे कंकाल जैसे ढांचे छूट गए जो कभी किसी को लग्जरी सपनों के रूप में बेचे गए थे। हाँ, आज भी कई शहरों में वो अधूरे प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं। मुझे याद है, हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि 2016 में सरकार को मजबूरन रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू करना पड़ा था। जी, रेरा इसलिए लाया गया था ताकि ये जो बिल्डर्स हैं वो खरीदारों का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट ना कर सके। एक एस्क्रो अकाउंट वाला सिस्टम लागू हुआ था शायद। हाँ, उन्हें एक एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखना जरूरी कर दिया गया ताकि जवाबदेही तय हो सके। इसने कुछ हद तक बाजार में डिसिप्लिन लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था। बिल्कुल, जो डैमेज होना था वो हो चुका था। तो अगर हम इन सब कड़ियों के एक साथ जोड़ें, मतलब लाइसेंस राज का अंत होना, कुछ लोगों का बेतहाशा अमीर होना, क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए उस दौलत को प्रोटेक्ट करना, और फिर ये रियल एस्टेट का अस्थिर बुलबुला, इन सबको मिलाकर हम इस पूरी किताब के सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंचते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग भारत का निर्माण। हाँ, और ये पूरे समाज के लिए शायद सबसे गहरी चिंता का विषय है। आज हमारे सामने सच में एक ऐसा समाज खड़ा है जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बट गया है। राइट। एक तरफ वो अल्ट्रा रिच वर्ग है जिनके पास प्राइवेट यॉट हैं और जो पूरी तरह से आम इंसान की रोजमर्रा की चुनौतियों से कट चुके हैं। अर्थशास्त्र में इसे बहुत ही सटीक शब्द दिया गया है, इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब जैसे तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि करंट ना लगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ इंसुलेशन से आपका मतलब ये है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का सरकारी सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है या नहीं। सटीक तौर पर आप खुद इमेजिन कीजिए, जब आपके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है तो आपको इस बात से क्या मतलब कि रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना खस्ता हाल है। जाहिर सी बात है। जब आपके घर में प्राइवेट टैंकर से आरओ का साफ पानी आ रहा है और आपको और आपके परिवार को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम सही। सरकारी पानी की सप्लाई या सरकारी स्कूलों की दुर्दशा से ये अति अमीर लोग पूरी तरह अप्रभावित रहते हैं। उनका एक अलग ही बबलग्राम या इकोसिस्टम बन गया है। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब समाज का सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और अमीर तबका पब्लिक सर्विसेज का इस्तेमाल करना ही बंद कर देता है ना, तो उन सर्विसेज को सुधारने का जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर होता है सरकार पर, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। ओहो, ये पॉइंट तो बहुत ही गहरा है जी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब जब हम रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर की हो गई है या हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, तो क्या आर्थिक विकास नाम का ये शब्द देश की बहुसंख्या